नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब स्टडी विथ मंतोष में। आइए शुरू करते हैं पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित आज की वैज्ञानिक संकल्पना। ये वैज्ञानिक संकल्पना किससे संबंधित है? तो पृथ्वी की उत्पत्ति से। ठीक, इससे पहले हम लोग पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित प्राचीन संकल्पना पढ़ चुके हैं, जिसमें थेल्स, अनाक्जिमेंडर और हेराक्लिट्स ये वगैरह सभी लोग थे, उसके बारे में चर्चा हो गई है। लेकिन अब वैज्ञानिक जो आधार माना गया है, अब उसके आधार पर वैज्ञानिक संकल्पना देखते हैं। इसे इंग्लिश में बोलते हैं साइंटिफिक कंसेप्ट। ठीक, देखिए इसमें क्या है। पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में अनेक वैज्ञानिकों ने अपने अपने मत प्रस्तुत किए हैं। ठीक, पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में अनेक वैज्ञानिक अपने अपने मत प्रस्तुत किए हैं। तो कौन कौन से मत हैं और वैज्ञानिक कौन हैं, आइए आगे देखते हैं। इसमें सबसे पहला है जो है वो अद्वैतवादी संकल्पना। एक द्वैतवादी है और एक अद्वैतवादी है। ठीक, तो सबसे पहले अद्वैतवादी संकल्पना देख लेते हैं। अद्वैतवादी संकल्पना या पैतृक संकल्पना, इसे एक तारक संकल्पना भी कहते हैं। ठीक, इंग्लिश में इसे बोलते हैं मोनिस्टिक कंसेप्ट या पैरेंशियल कंसेप्ट हाइपोथेसिस। ठीक, चलिए आइए आगे देखते हैं। इसमें सबसे पहला है पुच्छल तारा परिकल्पना या टक्कर परिकल्पना, कॉमेट हाइपोथेसिस। ये कौन दिया था? तो ये दिए थे कास्ते द बफन। ठीक, और कब दिए थे? तो 1749 में दिए थे। ठीक, इनका दोनों नाम से पूछता है कि कास्ते द बफन की परिकल्पना तो कहीं कहीं पुच्छल तारा परिकल्पना ऑप्शन में रखता है और कहीं कहीं टक्कर परिकल्पना ऑप्शन में रखता है। ठीक, ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो भी होगा आप उस पर लगाएंगे। ठीक, आइए कास्ते द बफन के बारे में देखते हैं। देखिए क्या है इनका सिद्धांत, इनका मत। यह परिकल्पना फ्रांसीसी वैज्ञानिक कास्ते द बफन ने प्रस्तुत की थी। सबसे पहला क्वेश्चन, ये कहाँ के थे? तो ये फ्रांस के थे। ठीक, ये फ्रांस के थे। ठीक, ये कहाँ के वैज्ञानिक थे? तो फ्रांस के वैज्ञानिक थे। पहला निकल के आया। आगे है, उनके अनुसार एक विशालकाय धूमकेतु यानी पुच्छल तारा सूर्य से टकराया था। ठीक, एक विशालकाय धूमकेतु सूर्य से टकराया था, जिससे अत्यधिक मात्रा में पदार्थ का उत्सर्जन हुआ। ठीक, कालांतर में इस बिखरे हुए पदार्थ के बड़े पिंड ग्रहों के रूप में तथा छोटे पिंड उपग्रहों के रूप में परिवर्तित हो गए। देखिए ये कहना बोल क्या रहा है और ये कहना क्या चाहता है कि सबसे पहले एक विशालकाय धूमकेतु जो है वो सूर्य से टकराया, जिससे अत्यधिक मात्रा में पदार्थ का उत्सर्जन हुआ। कालांतर में इस बिखरे हुए पदार्थ के जो बड़े पिंड थे, ठीक, ये जो बड़े पिंड थे उनसे ग्रहों के रूप में तथा जो छोटे पिंड थे, छोटे पिंडों से उपग्रह के रूप में परिवर्तित हो गए। यद्यपि इस परिकल्पना में वैज्ञानिकता का आधार तो है, परंतु सौर मंडल से संबंधित अनेक प्रश्नों के उत्तर देखने में यह समर्थ नहीं है। ठीक,
ये परिकल्पना वैज्ञानिक आधार तो है, लेकिन सौरमंडल से संबंधित जो और प्रश्न उठ रहे थे उस सब का उत्तर देने में ये सक्षम नहीं था। ठीक, इसका सबसे पहले एक फिगर देखते हैं। आइए एक फिगर बनाते हैं इसका। देखिए, ये है हमारा सूर्य। ठीक, ये है सूर्य। अब ये सूर्य से एक धूमकेतु आया। ठीक, ये मान लीजिए एक धूमकेतु है। ठीक, अभी एक धूमकेतु आया, सूर्य से टकराया। ठीक, तो जब धूमकेतु सूर्य से टकराया, धूमकेतु मतलब पुच्छल तारा, जब सूर्य से टकराया तो इससे अनेक पदार्थ निकले। ये हो गया टकराने के बाद। ये हो गया हमारा सूर्य, ये सूर्य हो गया। अब इस सूर्य से जब ये आके पूरा ऐसे टकरा गया, जब ऐसे टकराया तो इससे छोटे छोटे ये पिंड निकले। ठीक, जब ये टकराया तो इससे पिंड निकले। ठीक, अब इसमें जो है कुछ बड़े पिंड थे और कुछ छोटे पिंड थे। ये हो गए बड़े पिंड और ये हो गए छोटे पिंड। ठीक, ये जो बड़े पिंड थे इनसे बताए कि ग्रह की उत्पत्ति हुई। ठीक, ये जो छोटे पिंड थे इनसे बताए कि उपग्रह की उत्पत्ति हुई। ठीक, ये कौन बताया था? कास्ते द बफन। ठीक, और जो ये ग्रह हैं इन्हीं को बताए थे कि ये जो ग्रह निकले, बड़े बड़े जो पिंड थे, इन्हीं से ग्रहों और इन्हीं से 9 ग्रहों का निर्माण हुआ। ठीक, और जो ये छोटे छोटे पिंड से, इनसे बहुत सारे उपग्रह निकले। ठीक, अच्छा, ये तो इनकी कल्पना थी। लेकिन लोग कहते हैं कि ठीक है, मान लिया मैं कि ये आके धूमकेतु, एक इसका नाम है धूमकेतु। ठीक, ये धूमकेतु जब आके सूर्य से टकराया तो मान लेते हैं कि एक धूमकेतु आया, सूर्य से टकराया। ठीक, सूर्य से टकराने के बाद सिर्फ 9 ग्रह में ही क्यों ये टूटा? ये तो इनका सबसे बड़ा अपवाद इसको माने लोग कि 9 ग्रह में ही क्यों टूटा, उससे अधिक क्यों नहीं निकले। ठीक, और इन्होंने बताए थे कि जब ये पिंड इससे टूटे, सूर्य से धूमकेतु के टकराने से, तो ये भी जो है कि चक्कर लगाने लगे। जब चक्कर ये लगा रहे थे तो लोग, इसमें प्रमाण ये मिलता है कि जब ये चक्कर लगा रहे थे तो ये सूर्य इतना तेज़ी से गति कर रहा था कि ये सूर्य के साथ न मिल करके जो है कि दूर से अपना करना शुरू कर दिए, उससे धीरे धीरे। ठीक, ये इनका तथ्य था कास्ते द बफन का। ठीक, लेकिन वो लोग बोले कि सौरमंडल में सिर्फ उपग्रह ग्रह की बात नहीं है, और जो तथ्य हैं उस सब का प्रमाण इससे नहीं मिल रहा है। ठीक, ये सारा तो हो गया कास्ते द बफन का, और कास्ते द बफन यहीं से इनका क्लोज हो गया। अब कास्ते द बफन के बाद फिर कौन आया? आइए उनका देखते हैं आगे कौन है। देखिए, आगे हैं
कांट। ठीक, अब कांट की वायव्य राशि परिकल्पना आई। ठीक, और कांट का पूरा नाम है इमैनुअल कांट। इमैनुअल कांट। ये तो हो गए कांट की। इसे गैसियस हाइपोथेसिस भी बोलते हैं। ठीक, अब देखिए कांट महोदय का क्या है विवरण, इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में जर्मन दार्शनिक कांट ने 1755 ईस्वी में अपनी वायव्य राशि परिकल्पना का प्रतिपादन किया। ठीक, अब देखिए कांट कहाँ के निवासी थे, तो वो जर्मन के थे। ठीक, कांट कहाँ के थे, तो वो जर्मन के थे। कांट ने अपना परिकल्पना कब दी थी, तो 1755 में दिए थे। ठीक, दो प्रश्न निकल के आए यहाँ पे कि कांट कहाँ के थे, जर्मन के थे। कांट की परिकल्पना कब आई, 1755 में आई। ये बहुत बार पूछा गया है। 1755 कांट की परिकल्पना कब आई, 1755 में आई। अब देखिए आगे, यह परिकल्पना न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियमों पर आधारित थी। प्रश्न पूछता है कि न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के आधार पर किस वैज्ञानिक ने अपनी परिकल्पना दी थी, तो वो कौन दिए थे, कांट महोदय ने दिए थे। ठीक, ये भी पूछता है, ऐसे भी पूछता है कि कांट महोदय अपनी परिकल्पना को किसके नियमों के आधार पर प्रस्तुत किया था, तो वो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम पर प्रस्तुत किए थे। ठीक, उनका न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियमों पर परिकल्पना आधारित थी। हो गया इतना तो। अब आगे देखते हैं आगे क्या कहते हैं कांट जी। सर्वप्रथम कांट ने यह माना कि प्राचीन काल में ब्रह्मांड में दैव निर्मित आद्य पदार्थ, इसे प्रीमोर्डियल मैटर, इंग्लिश में इसे प्रीमोर्डियल मैटर कहते हैं। ठीक, दैव निर्मित आद्य पदार्थ बिखरे हुए थे। प्रारंभ में यह पदार्थ अत्यंत कठोर, शीतल तथा गतिहीन थे। अब देखिए, ये प्रारंभ में क्या बात किए थे, प्रारंभ में ये माने थे कि एक कठोर, शीतल तथा गतिहीन था। मतलब ये कठोर था, ये गर्म नहीं था, और ये इसमें गति नहीं थी, ये स्थिर था। ठीक, इतना सब तो ये पहले माने थे। अब इसके बाद ये क्या माने थे, अब इसके बाद क्या बोले थे, अब देखिए। ठीक, आगे पुनः कांट ने यह मान लिया कि आपसी आकर्षण के कारण एक कण एक दूसरे से टकराने लगे। अब देखिए, पहले तो गतिहीन थे, लेकिन अब क्या बोल रहे हैं कि आपसी आकर्षण के कारण एक कण एक दूसरे से टकराने लगे। मतलब अब ये इसमें गति हो गई। ठीक, अब ये गतिशील हो गए। देखिए, कांट महोदय पहले बोले कि ये गतिहीन था, अब क्या बोल रहे हैं, आपसी आकर्षण के कारण ये एक दूसरे से टकराने लगे, मतलब ये गतिशील हो गए। अब आगे देखिए, इस आपसी टकराव के कारण ताप तथा भ्रमण गति का आभार भाव हुआ। देखिए, पहले ये बोले थे कि ये शीतल था,
ठीक। अब क्या बोल रहे हैं कि अब ये तापी हो गया और ये भ्रमण गति करने लगा। ठीक। ताप में निरंतर वृद्धि होती गई, जिस कारण आद्य पदार्थ एक वायव्य राशि में परिवर्तित होने लगे। ठीक। ये बोले कि ताप में निरंतर वृद्धि होती गई, मतलब ताप बढ़ता गया। ठीक। जिस कारण आद्य पदार्थ, ठीक, एक वायव्य राशि में परिवर्तित होने लगे। ठीक। वायव्य मतलब कि गैस, ये गैस के रूप में परिवर्तित होने लगे। ठीक। अब आगे क्या बोल रहे हैं देखिए। ताप तथा भ्रमण गति के परिणाम स्वरूप प्रारंभिक शीतल तथा गतिहीन वायव्य पदार्थ एक तप्त तथा गतिशील नीहारिका में परिवर्तित हो गया। अब क्या बोल रहे हैं कि ताप तथा भ्रमण गति के परिणाम स्वरूप प्रारंभिक शीतल, जो प्रारंभ में शीतल था तथा गतिहीन था वायव्य पदार्थ हो, एक तप्त तथा गतिहीन, एक तप्त मतलब कि एक जो है कि अब गर्म, और गतिहीन था तो अब गतिशील नीहारिका के रूप में परिवर्तित हो गया, मतलब नेबुला के रूप में परिवर्तित हो गया। नीहारिका ताप के आविर्भाव के साथ ही घूमने लगी। जो नीहारिका थी, ये नेबुला, ये ताप के साथ जो है घूमने लगी। उसके आकार में वृद्धि होने लगी। अब उसके आकार में वृद्धि होने लगी, जिस कारण ताप में वृद्धि से नीहारिका की परिभ्रमण गति में भी वृद्धि होने लगी। अब जब ताप में वृद्धि हुई तो नीहारिका के परिभ्रमण गति में भी वृद्धि होने लगी। ठीक। अब आगे क्या कहते हैं, इस प्रकार नीहारिका इतनी गति से घूमने लगी कि केंद्राभिसारित बल, केंद्राभिसारित बल मतलब केंद्र से बाहर की ओर लगने वाला बल, मतलब जैसे एक केंद्र है, अभी केंद्र से जो बाहर बल लगता है वही होता है केंद्राभिसारित बल। केंद्र से बाहर लगने वाला बल, इसे इंग्लिश में बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक। केंद्राभिसारित बल के प्रभाव से नीहारिका के मध्य भाग में उभार आने लगा, इसके मध्य भाग में उभार आने लगा। ठीक। तथा इस क्रिया की तीव्रता के कारण पदार्थ का एक छल्ला नीहारिका से बाहर निकल गया। अब देखिए ये क्या बोल रहे हैं, केंद्राभिसारित बल के प्रभाव से नीहारिका के मध्य भाग में उभार आने लगा। जो नीहारिका थी उसके मध्य भाग में उभार आने लगा। ठीक। इस क्रिया की तीव्रता के कारण पदार्थ एक छल्ला नीहारिका से बाहर हो गया। ठीक। इस उभार की वजह से जो है, इसकी तीव्रता के कारण जब ये तीव्र हुआ तो पदार्थ का जो एक छल्ला था वो नीहारिका के से बाहर निकल गया। अब देखिए इसी क्रिया के पुनरावृत्ति के कारण पदार्थ के 9 गोल छल्ले नीहारिका से अलग हो गए। ठीक। नीहारिका से 9 गोल छल्ले अलग हो गए। देखिए अब तो 9 गोल छल्ले अलग हो गए, इसका मतलब कि अब 9 ग्रहों की उत्पत्ति हो गई। लेकिन अभी आगे क्या है वो पहले देखिए। देखिए धीरे धीरे एक छल्ला के सभी पदार्थ एक स्थान पर एकत्रित होकर एक गांठ के रूप में शीतल होकर जमकर ठोस हो गए। जो एक था छल्ला निकला था
उसके जो पदार्थ थे वो एकत्रित होकर एक गांठ के रूप में शीतल होकर जम गए। ठीक, इसी तरह 9 छल्लों से 9 ठोस पदार्थ का निर्माण हुआ, जो कि आगे चलकर 9 ग्रह के रूप में बदल गए। ठीक, आगे चलकर 9 ग्रह के रूप में बदल गए। मौलिक नीहारिका का जो भाग अवशिष्ट रह गया वह सूर्य के रूप में परिवर्तित हो गया। जो उसका मौलिक नीहारिका का जो भाग बचा हुआ था वही उसी को उन्होंने सूर्य के रूप में माना। ठीक, अब आगे, प्रारंभ में इस मत की सराहना हुई, परंतु बाद में इसे तर्कहीन प्रमाणित कर दिया गया, क्योंकि यह मत गणित की गलत नियमों पर कल्पित किया गया था। ठीक, ये किसका है? वायव्य राशि परिकल्पना कांट की है। अब देखिए, इसको फिगर के माध्यम से समझते हैं। ठीक, तब अच्छी तरह से समझ में आएगा। देखिए, इनका मानना था, कांट का, प्राचीन काल में ब्रह्मांड में दैव निर्मित पदार्थ बिखरे हुए थे। जो पदार्थ थे ऐसे ऐसे बिखरे हुए थे। ठीक, ऐसे बिखरे हुए थे। प्रारंभ में ये पदार्थ जो थे ये कठोर, शीतल तथा गतिहीन थे। बाद में इसमें आकर्षण के कारण इसमें एक दूसरे से ये जो है एक दूसरे से ऐसे टकराने लगे। ठीक, एक दूसरे से जब ऐसे टकराने लगे, जैसे ये है। ठीक, बाद में ये ऐसे आए सामने, ये ऐसे इससे टकरा गए। ठीक, जब टकरा गए, दूसरे से टकराने लगे। ठीक, और ताप तथा भ्रमण गति आविर्भाव हुआ। ताप में निरंतर इनकी वृद्धि होती गई। ठीक, जिस कारण आद्य पदार्थ एक वायव्य राशि में परिवर्तित हो गया। ठीक, अब आगे देखिए, ताप तथा भ्रमण गति के परिणाम स्वरूप प्रारंभ शीतकाल तथा गतिहीन वायव्य पदार्थ एक तप्त गतिशील नीहारिका में परिवर्तित हो गया। ये इनका कहना था। ठीक, अब ये क्या हुए कि अब धीरे धीरे जब ये आपस में टकराए लगे तो ये बड़ा रूप बनाना शुरू कर दिए ऐसे। ठीक, बड़ा रूप बनाना शुरू कर दिए और ये एक नीहारिका के रूप में परिवर्तित हो गए। अब उसके बाद क्या बताए कि ये जब भ्रमण गति कर रहे थे तो इनके गति के कारण इसमें केंद्राभिसारित बल, जो इनका जो अंदर केंद्राभिसारित बल जो था, केंद्र से बाहर लगने वाला बल जो है, इस बल से जो है धीरे धीरे 9 छल्ले निकले। ठीक, एक एक छल्ले करके निकले। ठीक, अब ये इससे जो है अलग अलग अपना जो है छल्ले निकलना शुरू हो गए ऐसे। ठीक, ऐसे छल्ले निकलना शुरू हो गए और ये छल्ले अब जो है धीरे धीरे आपस में मिल के एक गांठ के रूप में ऐसे एक गांठ के रूप में ऐसे परिवर्तित हो गए। ठीक, इसी तरह से इन्होंने बताया कि 9 गांठ बने थे ऐसे ही। ठीक, ऐसे 9 गांठ बने थे और इन्हीं गांठों से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। ठीक, ये बताए थे। और जो ये क्रिया हुई थी
इसी तरह से ये बताए थे कि इसी तरह से पुनः क्रिया हुई। जब पुनः क्रिया हुई तब उपग्रहों की उत्पत्ति हुई। जब ऐसे ही चलता रहा, फिर जब पुनः ऐसी प्रक्रिया हुई तब उपग्रहों की हुई। अच्छा, ये जब आपस में टकराए तो इस सब का निर्माण होगा, ऐसे बड़े बड़े बने, ठीक। उसके बाद इसमें से जब केंद्राभिसारित बल काम करना शुरू कर दिया तो ये छोटे छोटे बने। फिर उसके बाद जब ये आपस में ऐसे टकराए, जो है मिले एक गांठ के रूप में, तो एक बड़ा रूप बनाए। तो उसी तरह से ये रूप बना, ये बना, ये बना, इसी तरह से सब 9 बने, ठीक। लेकिन जो ये कुछ भाग इसमें से जो बच गए थे, जो बचे हुए भाग थे, उन्हीं को इन्होंने सूर्य माना। जो इसमें से बचे थे, ठीक, जो बचे थे नीहारिका के अवशिष्ट भाग, ये सबसे टकराने के बाद जो बचे थे उसी को इन्होंने सूर्य माना, ठीक। ये हो गया कांट का। और आगे देखते हैं। अब जिसको ना समझ में आया हो वो फिर पूछ लेगा, मैं इसके बारे में फिर चर्चा कर लूँगा, ठीक। लेकिन अब इतना समझाने के बाद तो मुझे नहीं लगता है कि किसी कोई प्रॉब्लम होगी। अगर प्रॉब्लम हुई तो आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा। आइए अब आगे देखते हैं। इसमें देखिए, अब इनकी आलोचना, ये अपना तो मत दे दिए, अब इनकी आलोचना भी तो होगी। तो अब ये आलोचना इनकी हुई। आलोचना क्या हुई ये देखिए। पहला आलोचना क्या हुई थी इनकी? सर्वप्रथम यह आरोप लगाया जाता है कि कणों के आपसी टकराव से भ्रमण गति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जो कणों का आपसी टकराव हुआ उससे भ्रमण गति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस प्रकार नीहारिका की निरंतर गति त्रुटिपूर्ण है। मतलब आलोचना ये कही गई कि जब कोई कण है, जब ये आपस में टकराता है एक दूसरे से, तो टकराने पर इसके गति में जो है कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे ये ऐसे ऐसे अगर अपना राउंड लगा रहा है ऐसे ऐसे, तो ये ऐसे ही अपना राउंड लगाएगा टकराने के बाद, ठीक। इस प्रकार नीहारिका की निरंतर गति त्रुटिपूर्ण है। ये इनकी पहली आलोचना है, ठीक। अब दूसरी आलोचना क्या है? कांट की यह परिकल्पना कि आद्य पदार्थ, जो बोले थे आद्य पदार्थ, मतलब इसे इंग्लिश में बोला गया था प्रीमोर्डियल मैटर, ठीक। आद्य पदार्थ में गति के आपसी टकराव से कोणीय आवेग की स्थिरता के सिद्धांत के विपरीत है। कोणीय आवेग की स्थिरता के सिद्धांत के विपरीत है, क्योंकि आपसी टकराव से गति नहीं उत्पन्न हो सकती। मतलब कहना था कि ये बोले कि जब ये आपस में टकरा गए तो इसमें गति उत्पन्न हुई, तो लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि जब ये आपस में अपने से अगर कोई चीज़, ये दो चीज़ें हैं, ये आपस में अगर अपने से आकर टकरा रही हैं तो इसमें गति उत्पन्न नहीं हो सकती है। और ये बताए थे कि जब ये आपस में टकराए तो इसमें गति उत्पन्न हुई गई, ठीक। अब अगला क्या बोले थे देखिए, आगे बोले थे कि कांट की यह धारणा कि नीहारिका के आकार में वृद्धि के साथ गति भी बढ़ती गई उपर्युक्त सिद्धांत के विपरीत है, क्योंकि कोणीय आवेग की स्थिरता के सिद्धांत के अनुसार
यदि आकार बढ़ता है तो गति घटती है, यदि गति बढ़ती है तो आकार घटता है। ये कोड़ी आवेग स्थिरता के सिद्धांत के अनुसार है कि यदि आकार बढ़ता है तो गति घटती है, यदि गति बढ़ती है तो आकार घटता है। इस प्रकार वह मूल आधार ही जिस पर कांट की परिकल्पना आधारित है गलत प्रमाणित किया जाता है। ठीक, जो बताए थे कि जब आकार में वृद्धि हुई तो इसके गति में भी वृद्धि हुई। ठीक, और यहाँ पे कोड़ी आवेग के अनुसार ये सिद्धांत है कि यदि आकार बढ़ता है तो गति घटती है, यदि गति बढ़ती है तो आकार घटता है। ठीक, और ये बताए थे कि आकार में वृद्धि हुई और गति भी तेजी से बढ़ गई। ये तो था इनका प्रमाण जिसे आलोचना की गई। अच्छा, एक बात और इसमें और क्या है देखिए, और है कांट की परिकल्पना का महत्व इस बात में है कि उन्होंने इस क्षेत्र में प्रयास करके आगे आने वाले विद्वान के लिए मार्ग प्रशस्त किया। ठीक, आगे आने वाले ये अपनी परिकल्पना दे दिए जो, और बहुत सारे जो है कि तथ्यों को सामने रखे, जो अब आने वाले जो विद्वान हैं उनके लिए ये सही हो गया कि अब इसी के आधार पे वो आगे अपना निष्कर्ष निकालेंगे, अपना मत देंगे, अपनी परिकल्पना रखेंगे। ठीक, यह परिकल्पना आगे चलकर लाप्लास की निहारिका परिकल्पना की आधारशिला बनी। अब जो लाप्लास की निहारिका परिकल्पना थी जो है वो कांट के बाद जो है जब आए तो कांट के ही आधार पर इन्होंने प्रस्तुत किया था। कौन? लाप्लास। आगे हम अगले वीडियो में लाप्लास की निहारिका परिकल्पना देखेंगे अच्छी तरह से, और वहाँ पे समझेंगे कि कांट के बाद जब लाप्लास की निहारिका परिकल्पना आई तो ये किस तरह से वायब राशि इसकी आधारशिला बनी। ठीक, ये तो था आज का किसका तो कास्ते द बफन का और कांट की वायब राशि परिकल्पना। ठीक, थैंक यू फॉर वाचिंग। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। ठीक, जो ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में दीजिए, और अगर अच्छा लगे तो भी कमेंट बॉक्स में यार बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक, आप लोगों के सपोर्ट के बिना कुछ संभव नहीं है। ठीक, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए नमस्कार।